आज की यह वीडियो भूगोल यानी कि जियोग्राफी की महासंग्राम होने वाले है, क्योंकि आज की इस वीडियो से लगभग प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन एंड आंसर दोनों इंक्लूड किए, जो कि आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं, आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं तो अपना हार्ड वर्क मेहनत करके सारे क्वेश्चन इधर उधर से आप लोगों के लिए तैयार करके आप तो प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन आप वीडियो पूरा नहीं देखते। देखा करिए ताकि आपको हेल्प मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, जिनका सब्जेक्ट जियोग्राफी यानी कि भूगोल है। ठीक है, उन्हीं के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन है, उत्तर है, क्वेश्चन है, दोनों है। ठीक है, यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है भैया कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। भैया आप भूगोल पढ़ने जा रहे हैं तो भूगोल के बारे में पहले जान लीजिए कि फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप इसका उत्तर लिखेंगे कि सर्वप्रथम यूनानी विद्वान, ठीक है, इरेटोस्थनीज ने भूगोल को धरातल के एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता दी, जिसे भूगोल के पिता की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, यानी कि जो ये प्रमुख विद्वान है यूनानी, जिनका नाम है इरेस्थोनीज, इन्होंने ही जियोग्राफी का नाम दिया है या प्रयोग किया है। भूगोल के आधुनिक स्वरूप की नींव जो है वो 1750 ईस्वी से 1850 ईस्वी के मध्य पड़ी। किस ईस्वी में पड़ी? 1750 से लेकर 1850 ईस्वी के मध्य। ध्यान रखेंगे, इस काल के प्रतिनिधि विद्वान हम्बोल्ट तथा रीटर थे। कौन थे? हम्बोल्ट ये प्रमुख विद्वान तथा रीटर थे। इन्होंने अपनी पूर्व पीढ़ी के जर्मन विद्वानों को भौगोलिक संकल्पनाओं के आधार पर ही आधुनिक भूगोल का नींव रखी है। ठीक है, यानी कि उसकी पेड़ लगाया, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, अतः इन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक या जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार लिखेंगे, सिंपल सा उत्तर, बहुत ही हार्ड लेवल का है। आपने जाना है कि भूगोल के पिता कौन है, इसकी जो नींव है किस सन के बीच पड़ी है। ठीक है, और सिंपल सा परिचय। ठीक है, महत्वपूर्ण है। लेकिन अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। आपने कभी सुना होगा कि पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, तो कैसे है जानते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रहों एवं उपग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही पूर्ण रूपेण जीवन संभव है। मतलब कि बहुत सारे आप सभी को मालूम कि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी ही एक ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है, यहाँ जहाँ पर लोग रह रहे हैं। ठीक है, और इसलिए पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से 14 करोड़, ठीक है, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। पृथ्वी का विशिष्ट रेखीय व्याय, ठीक है, व्यास जो है, ठीक है, विषुवत रेखीय व्यास है पृथ्वी का, वो 12,760 किलोमीटर है, और ध्रुवीय व्यास जो है वो है 12,719 किलोमीटर। पृथ्वी का क्षेत्रफल 49 करोड़ 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। ध्यान रखेंगे, कितने हैं? 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिसको आप सभी को नहीं मालूम। आप लोग कहेंगे पृथ्वी कहाँ घूमती तो पता चलता ना, लेकिन पृथ्वी जो है चक्कर लगाती घूमती रहती है, जिसे आपको पता नहीं चलता। ठीक है, घूमती रहती है, 66.5 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटा तथा 56 मिनट में एक चक्कर पूर्ण करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और इसी प्रकार घूमती हुई, ठीक है, 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। सूर्य अपने जगह पे स्थिर रहता है, लेकिन पृथ्वी घूमती है। लेकिन आपको दिखता होगा कि पृथ्वी एक ही जगह, लेकिन सूर्य घूम रहा है, लेकिन सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती, पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए, और टॉप लेवल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, बेशक। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम आपको सिलेक्ट कराएंगे। इस वीडियो में वही सारे क्वेश्चन मैंने रखने का प्रयास किया है जो कि आपके पिछले सालों में रिपीटेड है, और इस बार आने की संभावना है। ठीक है, ये भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। कि सियाल परत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, इग्नोर भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भू प्रॉपर्टी, इससे क्या आशा है, ये महत्वपूर्ण, इसके बारे में जानते हैं। ऊपरी तथा मध्यम परत को मिलाकर आर्थर होम्स ने पपड़ी का नाम दिया। इस परत में सियाल की संपूर्ण परत तथा सीमा की ऊपरी परत को सम्मिलित किया गया, जिसको भू प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि भूमि की ऊपरी जो परत होती है उसको पपड़ी के नाम पे, फिर प्रॉपर्टी के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, भूकंप की उत्पत्ति की प्राचीन विचारधाराओं को स्पष्ट कीजिए। भूकंप की उत्पत्ति के बारे में बताइए। चलिए जानते हैं इसके बारे में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो ठीक है, प्राचीन मतानुसार, यानी कि बहुत पहले के लोगों के जो मत है उनके अनुसार दैविक शक्ति का परिणाम माना जाता है कि भैया ये दैविक, यानी कि ठीक है, भगवान का प्रकोप है। और कालांतर में धारणा बनी कि जब पृथ्वी पर पाप अधिक होने लगते हैं तो उनके भार से पृथ्वी हिलने लगती है। बाद में लोगों ने समझा कि पृथ्वी किसी जानवर के ऊपर रखी है।
ठीक है, अलग अलग लोगों के मतभेद हैं। जब जानवर हिलता है तो पृथ्वी भी कंपन करता है। ठीक है, ये आपके बुक में लिखा गया साफ साफ। ठीक है, और टर्की, कालीमंटर, ठीक है, बुल्गारिया आदि में पृथ्वी भैंसे की सींग पर टिकी हुई है मानी गई है। मतलब कि अलग अलग देश में अलग अलग जो विद्वान के अलग अलग मतभेद हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में इसे कछुए पर, ईरान के फेफड़े पर, तिब्बत में मेढक पर तथा सुलावेसी में सुअर पर आधारित मानी जाती है। मतलब कोई कहता है कि ये कछुए पर टिकी है, कोई कहता है ईरान पे ईरान के केकड़े पर है, कोई कहता है तिब्बत के लोग कहते हैं मेढक पर टिकी है, और कुछ लोग कहते हैं सुअर पर ये आधारित मानी गई। अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग मतभेद हैं। इस प्रकार आप लिखेंगे कि इसका जो उद्भव है, स्टार्टिंग है, ऐसे मानी जाती है। भारत में पृथ्वी को शेषनाग के सिर पर टिका हुआ बताया गया है। इसके हिलने से पृथ्वी में कंपन होती है। मतलब जब भूकंप आता है तो लोग कहते हैं कि ठीक है, जो शेषनाग हैं उनके सिर पे पृथ्वी ये टिकी हुई है, और जब वो हिलाते हैं मतलब कि हिलती तब पृथ्वी कंपन करने लगता है, यानी कि हिलने लगती है। ओके, तो इस प्रकार लिखेंगे। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुत होने जा रहा है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ये भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन कई बार परीक्षा में रिपीटेड है और इस बार भी आने की उम्मीद पूरी जताई जा रही है। ठीक है, तो ज्वालामुखी प्रायः एक गोल या लगभग गोल आकार का छिद्र अथवा खुला भाग होता है, जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, जल, तरल, लावा तथा चट्टानों के टुकड़े में युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। यानी कि ज्वालामुखी आप लोग जानते हैं कि जिसमें मतलब कि लावा टाइप के, मतलब आग का लावा निकलता, आग का गोला निकलता है। ठीक है, वही बताया जा रहा है यहाँ पर। तो वो टुकड़े जो होते हैं वो गर्म पदार्थ होते हैं पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी घटना का सीधा संबंध पृथ्वी के विभिन्न गहराइयाँ जो है, ठीक, गहराइयों में होने वाली विशेष प्रक्रिया घटनाओं से है। ऐसी घटनाओं एवं उनके लिए जिम्मेदार शक्तियाँ के प्रभाव से वहाँ की पहले से ही विशेष चट्टानें पिघल जाती हैं। इन्हें पिघले हुए चट्टानी होती हैं पृथ्वी को मैग्मा कहते हैं। ठीक है, वही जो आग का गोला होता है, ठीक है, उसे ही बोला जा रहा है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है तो उससे मिलने वाली गैसें बाहर निकल आती हैं, तब उसे लावा कहते हैं। इस प्रकार लावा तथा गैसें मिलाकर मैग्मा बन जाता है। मैग्मा अग्नि चट्टानें बनने का वर्तमान में आधार भी है। तो ज्वालामुखी जो है एक बहुत ही, कुछ वो लोग वैज्ञानिक, ठीक है, मतलब कि कुछ लोग विज्ञान मानता है कि भैया एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है, वैज्ञानिक है। और कुछ लोग मानते हैं कि नेचुरल है, भगवान जब पाप ज़्यादा हो जाते थे ये होते रहते हैं, जो आपदाएँ आती रहती है, प्राकृतिक आपदाएँ। ठीक है, तो लेकिन इसको प्राकृतिक आपदा ही माना गया है, मानवकृत आपदा नहीं है ये। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा परिचय आप लोग अपने अनुसार तैयार कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि यही तैयार करें, आपको जो बेटर लगे इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन कुल मिला के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करके जाइएगा, इसका उत्तर बस। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में आ चुका है कि भू संतुलन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सामान्य भाषा में कहा गया है कि पृथ्वी पर विभिन्न भार के उच्चावचनों से में स्थिरता का पाया जाना ही भू संतुलन है। मतलब कि पृथ्वी पर विभिन्न भार, ठीक है, जो ऊंचे ऊंचे चीज़ें हैं उनकी स्थिरता, मतलब एक स्थान पर पाए जाना ही भू संतुलन है। इस प्रकार भ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित पर्वत जो होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, ठीक है, एवं गहराइयों में स्थित झील, समुद्र आदि में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को संतुलन की दशा कहा जाता है। भू संतुलन को अंग्रेजी में, ठीक है, इसोस्टेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसोस्टेसी कहा जाता है। ठीक, क्या? इसोस्टेसी कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा के, ठीक है, इसोस्टेसियस शब्द से बना। इसका अर्थ, ठीक है, सम स्थित से होता है। किससे होता है? सम स्थित। ठीक है, मतलब कि एक जगह स्थित रहे। ठीक है, कई चीज़ें। अर्थार हेम्स ने भू संतुलन की परिभाषा अलग अलग विद्वान ने अलग अलग दी है। बस आपको इतना ही लिख देना है कि जो पृथ्वी पर विभिन्न जो उच्च, यानी कि बहुत ज़्यादा भार वाले और ऊंचे ऊंचे वाले जो चीज़ें वो स्थिर रहती हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, ये भी भाई ऊंचे ऊंचे तक रहते हैं। और कुछ चीज़ें गहराई में होती है, जैसे झील, समुद्र। ठीक है, इन्हीं सबको भू संतुलन कहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है कैल्डेरा किसे कहते हैं? ये कभी कदार आता, हमेशा नहीं था, तो पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला है कि लैकोलिथ की संरचना पर प्रकाश डाली। ये भी कभी कदार आने वाला क्वेश्चन, हमेशा नहीं आता, पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। भू अभिनत, ये कई बार आया परीक्षा में, तो इस पर जरूर फोकस करेंगे आप सभी। साधारण अर्थ में भू अभिनत का तात्पर्य जल पूर्ण गर्त से किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि भू अभिनत का जो मतलब है वो जल का जब पूरा हो जाता है किसी भी एरिया में तो उसका गर्त होता है, तो उसी से इसका मतलब होता है भू अभिनति का, जिसमें तलछट का जमाव होता रहता है, जिसका कारण उसकी तली में निरंतर नीचे धंसाव होता रहता है। परिणाम स्वरूप अधिक गहराई तक अवसादों का जमाव हो जाता है। भू अभिनति लंबा, ठीक है, संकरा तथा उथला जलीय भाग होती है, जिसमें तलछटीय निक्षेप के साथ साथ तली एवं तली में धंसाव होता है। वस्तुतः भू अभिनत की तली पर काफ़ी अधिक गहराइयों तक ठीक है, तलछट का निक्षेप होता है, और यह निक्षेप मुख्यतः नदियों द्वारा किया
जाता है। ठीक है, आपने तालाब देखा होगा, नदियाँ में हो देखा होगा, तो आपके पास जब देखते हैं बहुत सारी झाड़ी हो जाती है, तो आप लोग वहाँ पर जाते हैं तो आपका पैर धंसने लगता है। ठीक है, अगर आप कभी ट्राई करें तो पैर आपका धंसना लगता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को पूरा कहा जाता है भू अभिनति। ठीक है, तो इस प्रकार सिंपल सी परिभाषा अलग अलग विद्वान के अनुसार अलग अलग है, आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब कि आया है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तैयार कर सकते हैं। बलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, तो पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लेट, ठीक है, ये क्वेश्चन इग्नोर कर दीजिएगा, इसको मत तैयार करिए क्योंकि ये कभी हमने नहीं देखा कि आया है। ठीक है, चट्टान किसे कहते हैं, इसके बारे में जरूर फोकस करें क्योंकि ये कई बार परीक्षा में आ चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पृथ्वी, जो पृथ्वी होती है, इसके सतह का निर्माण करने वाली रचना सामग्री को चट्टान कहा जाता है। मतलब पृथ्वी सतह का निर्माण करने वाली रचना सामग्री, यानी कि पृथ्वी की जो सतह, इसका निर्माण करने वाली चीज़ों को चट्टान कहा जाता है। सामान्य रूप से चट्टान शब्द का प्रयोग किसी कठोर वस्तु के लिए किया जाता है। आप तो एक मालूम, चट्टान का मतलब बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी, ठीक है, पठार भाग और पहाड़ एरिया, ठीक है, चट्टान जहाँ पर होते हैं, ठीक, कठोर चीज़ें, उनसे किया जाता है। किंतु भूगोल विषय में इसका प्रयोग बालू, कंकड़, मिट्टी तथा ग्रेनाइट आदि सभी के लिए किया जाता है। तो चट्टान का मतलब हुआ बालू, कंकड़, मिट्टी, ग्रेनाइट आदि शब्द का प्रयोग जो है भूगोल में चट्टान के लिए किया, मतलब कि भूगोल में इन सभी का यूज चट्टान के लिए किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी, सॉरी, बालू, कंकड़, मिट्टी और ग्रेनाइट का ध्यान रखेंगे। और अलग अलग विद्वान के अनुसार अलग अलग परिभाषा आप पढ़ सकते हैं। अगला भी बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है आपकी परीक्षा में। अग्नेय चट्टान से आप क्या समझते हैं? हाई लेवल का क्वेश्चन। अग्नेय शब्द जो है ये लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से संबंधित है, जिसका अर्थ है अग्नि होता है। पृथ्वी की भीतरी भागों में आंतरिक क्रिया द्वारा पृथ्वी की ऊपरी परत या धरातल पर जब पिघला हुआ पदार्थ ठोस रूप से धारण करता है तो अग्नेय चट्टानें बनती हैं। ठीक है, पृथ्वी की भीतरी भागों में मध्यवर्ती गहराई में बहुत उच्च तापमान एवं दबाव के मध्य जो पदार्थ अर्धद्रव अवस्था में एकत्र हैं उसे मैग्मा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार, तो तैयार कर लीजिएगा। परतदार भी कई बार क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, परतदार चट्टानें धरातल पर पाई जाने वाली, ठीक है, चट्टानें अधिकांश परतदार होती हैं, इस बात को ध्यान रखें। इनकी जो रचना है वो अवसाद के जमा होने से होती है, अतः इन्हें अवसादी अथवा तलहटी चट्टानें भी कहा जाता है। ठीक है, धरातल के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानें तथा शेष भाग में आग्नेय या, ठीक है, कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। इनमें पाई जाने वाली परतों के आधार पर इन्हें परतदार चट्टानें कहा जाता है। मतलब कि इसमें क्या होती है, परत होती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके बॉडी में आपको ऊपर पहले आपका क्या रहता है, त्वचा रहती है, फिर उसके अंदर अगर आपको मांस दिखेगा, फिर ब्लड दिखेगा, इसी तरह फिर हड्डियाँ दिखेंगी। ठीक है, तो कई परत रहते तब जाके आपको मिलता है, ठीक है, हड्डियाँ। तो इसी तरह सेम आपको जो चट्टानें होती हैं इसमें भी कई सारे परत होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इन सभी चट्टानों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, हेल्पफुल क्वेश्चन है। बाकी अगर आपको उत्तर समझ में नहीं आया तो कोई बेशक ज़रूरत नहीं आपको इसका, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे तरीके की परिभाषा आएंगे, जो आपको उचित लगे वो आप लोग तैयार कर लेंगे। कुल मिला के महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। ठीक है, ओके। चट्टान किसे कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, इसको भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, ओके। और हाँ, हम परतदार चट्टान पे थे, अभी यहाँ पर हम आ गए। ठीक है, कोई दो रूपांतरित चट्टानों के बारे में बताइए। तो दो रूप, ठीक है, रूपांतरित चट्टानों के नाम आपको तैयार कर लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुका, तो ध्यान रखेंगे। पहला जो है वो है क्लोराइड शिस्ट, ठीक है, शिस्ट और हार्नब्लेड शिस्ट, ये दो प्रमुख, ठीक है, चट्टानें हैं, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू संचलन क्या है, ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है, इसको भी तैयार कर लेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन उत्तर दोनों है और सिंपल परिभाषा में है और एकदम साफ साफ शब्दों में, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, ये नहीं कि हमने हार्ड वर्ड डाल दिए ताकि आपको समझ में ना आए। बलन ये भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, पढ़ भी सकते, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी किसे कहते हैं, ये भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। बेशक बलन और भ्रंशन में क्या अंतर, ये तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा में आ सकता है। अपक्षय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लगातार हमने देखा जब परीक्षा हुई अपक्षय क्वेश्चन आया ही आया है, तो इसको जरूर तैयार करके जाएंगे। ठीक है, आपसे उत्तर भी आपके समझते हैं। डेविस की भौगोलिक चक्र पर प्रकाश डालिए, कभी कदार आता, समय तो पढ़ें, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं, बेशक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपर्दन से क्या आप है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में रिपीटेड है, तो इसको जरूर तैयार करके जाएंगे। ठीक है, अपघर्षण किसे कहते हैं, ये भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, बेशक। ठीक है, अपवाह प्रतिरूप क्या है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, बेशक।
समांतर अपवाह प्रतिरूप क्या है? ये भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, पढ़ भी सकते, इग्नोर भी कर सकते बेशक। अगला क्वेश्चन है कि आयताकार अपवाह प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये नहीं आता है। ठीक है, मेरी जानकारी के अनुसार ये प्रश्न नहीं आया, बाकी आपके पास प्रश्न है, उत्तर है, तैयार कर सकते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? हाई लेवल का क्वेश्चन 100% परीक्षा में आएगा, इसको जरूर तैयार करके जाएंगे। पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा आवरण जिसमें विशिष्ट हो, ठीक है, जिसमें प्रविष्ट होते ही कोई भी आंतरिक का पदार्थ, उल्कापिंड आदि स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी का यह आवरण गैसों का बना है। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, सिंपल सी परिभाषा, कोई आपको ज़्यादा ये नहीं कि समझ में ना आए। ठीक है, और वहीं पर प्रोफेसर समेंद्र सिंह ने कहा कि पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल किया जाता है। यानी कि जो गैस होती हैं, इन सबका जो सम्मिश्रण होता है, आवरण होता है, इसी को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा। सूर्य तप, ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है, इस बार भी पूरी उम्मीद है आएगा ही आएगा, तो तैयार जरूर करके जाइएगा। इसका उत्तर आपके समस्त है, अलग अलग विद्वान के अनुसार अलग अलग परिभाषा अलग अलग है, यहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब से क्या आप समझते हैं? ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार रिपीटेड है, इस बार भी आने की उम्मीद है। ठीक है, हमारा प्रयास यही है कि हम वही सारे आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करें जो पिछले सालों में कई बार रिपीटेड है और इस बार आने की संभावना है। ज़्यादातर यही होता है, पिछले साल के क्वेश्चन ही नेक्स्ट ईयर में जब पेपर होता है तो वही कुछ क्वेश्चन उसमें से उठा के डाल दिए जाते हैं। ठीक है, ये है कॉमन सेंस लगाते हैं जो पेपर बनाते हैं। ठीक है, अगला है कि वायु राशियाँ, ये कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, पढ़ भी सकते, बेशक इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला आप तैयार कर लीजिएगा, ये अति लघु उत्तर में ज़्यादा देखने को मिलता है क्या? चलिए, कहाँ गया क्वेश्चन? वताग्र, ये अति लघु उत्तर में देखने को मिलता है। ठीक है, इसको तैयार कर सकते हैं। अगला चक्रवात किसे कहते हैं? हाई लेवल का क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा आता है, इस बार भी आएगा, 100% उम्मीद है। सामान्य रूप से चक्रवात व चक्करदार हवाएं होती है जिनके मध्य में गर्म वायु होने के कारण निम्न वायु दाब तथा चारों ओर से ठंडी वायु जो है होने के कारण उच्च वायुदाब मिलता है। ठीक है, और इनके चारों ओर सकेंद्रीय वलय है जिन्हें वायुदाब रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो परिभाषा है अलग अलग हमारे विद्वान के अनुसार अलग अलग है। कुल मिला के महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जिस भी प्रकार उत्तर समझ में ना आया, आप इंटरनेट है आप लोगों की समझ, क्वेश्चन नोट करिए, उत्तर ढूंढ लीजिए, वही पढ़ लीजिए, हेल्प मिलेगी। हम तो एकदम साफ सुथरी बात करते हैं। अगर मेरे द्वारा बताया गया उत्तर समझ में नहीं आता तो बेशक इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, बहुत सारे उसके आपको परिभाषाएं मिलेंगी, बहुत सारे प्रकार के उत्तर मिलेंगे, जो आपको बेटर लगेगा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आया है। ठीक है, ठीक है, फनवाहिनीय वर्षा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आया है। इस प्रकार की वर्षा सामान्यतः विषुवत रेखीय प्रदेशों में होती है जहां निरंतर ऊंचे तापमान रहने से प्रतिदिन दोपहर तथा वाष्पीकरण जल भरी पवनें ऊपर उठती हैं। ठीक है, ये वहीं पर वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे। प्रकीर्णन, ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। संवाहन, ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ताप प्रतिलोमन किसे कहते हैं? ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है, इसको भी तैयार कर सकते हैं। मानसून से आप क्या समझते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण हाई लेवल का क्वेश्चन जो कि परीक्षा में लगातार पूछा ही जा रहा है, इस बार भी पूरी उम्मीद है आएगा ही आएगा। महाद्वीपीय मगनट, ये कभी कदार आता समय तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं बेशक। ठीक है, अगला क्वेश्चन की महासागरीय धाराएं के बारे में बताइए, तो महासागरीय धाराओं के बारे में जरूर पढ़ेंगे, हेल्पफुल क्वेश्चन है। ज़्यादातर ये लघु उत्तर और दीर्घ उत्तर में देखने को मिलता है। तो जिस प्रकार भूमि पर नदियों में पानी बहता है उसी प्रकार, ठीक है, उसी भांति महासागरों में भी कई कारणों से प्रभावित होकर विशेष दिशा एवं विशेष मार्ग में जब विशेष गुण वाला ठंडा या गर्म पानी बहने लगता है तो उसे धारा कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। धाराएं महासागर की सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली एवं सभी सागरों में व्याप्त गति है, महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। और तरंग, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है। महासागरीय निक्षेप, ये भी कभी कदार आता है क्वेश्चन, हमेशा नहीं आता, तैयार कर सकते हैं। और कि बायोम किसे कहते हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है कई बार। उत्पादक एवं उपभोक्ता, ये कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। जैविक अनुकरण, ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको तैयार कर लीजिएगा। अति लघु उत्तर किसी में आ सकता है। पादपों के विस्तरण को स्पष्ट कीजिए, ये कभी नहीं आता मेरे अनुसार, आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें जो जो पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ये आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग प्रश्न इसी वीडियो से आपकी परीक्षा में आएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 75 नंबर का पेपर होता है, तो इस वीडियो से करीब 40 से 45 नंबर के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये 100% श्योर है, क्योंकि लगभग प्रश्न मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया, उसका उत्तर भी। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे, जो छात्र में मैसेज करेंगे उन्हीं को ही मिलेगा। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जरूर पूछें, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद। आज की समय की बहुत ज़्यादा शॉर्टेड है, इसलिए हम वीडियो को यहीं पर जल्द एंड करना चाहेंगे। जय हिंद।